कैलकुलेशन ऑफ के, जिसको आप रेट कांस्टेंट कहते हो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बाय कोलिजन थ्योरी। अपनी हेडिंग क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बाय कोलिजन थ्योरी, ठीक है भाई। कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बाय कोलिजन थ्योरी। तो देखो भाई, ये जो कोलिजन थ्योरी है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। कोलिजन थ्योरी लिख लेना यहाँ पे। कोलिजन थ्योरी इज applicable on बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। देखो आपके पास एक रिएक्शन है बायोमोलिकुलर, एक रिएक्शन तो ये हो सकती है और दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है कि दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो? डिफरेंट हो। यहाँ तो दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है? सेम है। ये वहाँ क्या है? डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो, क्या कहते हैं रेट लो? कि जो आपकी रेट होती है, ठीक है, वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ए स्क्वायर, ए इंटू ए बोलोगे इसको ए स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के concentration of A, concentration of B. If concentration of A is equal to concentration of B is equal to क्या हो? 1 हो, then क्या होगा? जो आपकी रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगी? के इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन इसको आप 1 कहना। ये तो अपना नॉर्मल रेट लो के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो अपने को उसके अकॉर्डिंग रेट पढ़नी है, अपने को तो अपने को रेट उसके अकॉर्डिंग पढ़नी है। जो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रेट होगी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस की होती है? देखो मैं लिख देता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी क्या होता है? कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होती है आपकी वो प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हो, इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, जिसको हम यहाँ से क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे? उसके डायरेक्टली ये उनके दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या? देख लो एक बार, जो आपकी रेट है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ठीक है, वो क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्यों के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से, रेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यों। लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। इक्वेशन इसको आप कह दो 2। अब जो क्यों होता है, ध्यान रखना, जो क्यों होता है वो होता है एन स्टार ओवर एन, एन स्टार ओवर एन। जो एन स्टार वो क्या है? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एन स्टार क्या है? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। आपने पढ़ा ना मॉलिक्यूल एक्टिव कैसे होते हैं? बाया कोलिजन्स। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? कोलिजन्स। जैसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक्टिवेटेड होते हैं, और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो एन स्टार क्या है? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ओवर
बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी। तो अपन पढ़ रहे थे कोलिजन थ्योरी। क्या देखा था अपन ने कि जो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट लॉ होता है इन रिएक्शन के लिए, वो रेट इज इक्वल टू क्या आता है। बट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी जो रेट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के एंड फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, क्यों से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तो अपने पास जो क्यों है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्टार ओवर एन। क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्टार ओवर एन। एन स्टार क्या है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो है फैक्टर ये किसके इक्वल होता है, e की पावर माइनस का EA ओवर RT के इक्वल होता है। ध्यान रखना ये जो फैक्टर है ये किसके इक्वल होता है, e की पावर माइनस EA बाई RT के। इसको इक्वेशन का हो गया 3, ठीक है। सिमिलरली जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये क्यों क्या है, क्यों है आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है। अब आपका जो क्यों है, एक बार अपन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एक बार फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन, चलो एक रहने दो इसको, बाद में करते हैं इसको, ठीक है। आप देखो अब अपन आगे करते हैं, अकॉर्डिंग टू KTG, अकॉर्डिंग टू KTG कोलिजन फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू KTG कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज, देखो भाई सेम टाइप के मॉलिक्यूल के लिए, इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो KTG के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो होती है Z11, 11 समझ गए। एक जो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, सेम हैं। क्या लिखोगे, Z11 इज इक्वल टू 1/√2 1/√2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई √8RT ओवर पाई m। आया समझ में। अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। देखो भाई जो आपका 8 होता है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्या 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी √8 को लिख सकते हैं 2√2। एंड जो आपका पाई है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, √पाई इंटू √पाई लिख सकते हैं। इस पाई को क्या लिखा, √पाई इंटू √पाई, वापस से दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और 2√2 इसको क्या लिख सकते हो, √8 लिख सकते हो। इन वैल्यूज़ को अपने यहाँ अप्लाई किया तो अपने पास क्या आया, आपने क्या देखा, अपने देखा Z11 इसकी वैल्यू क्या आई, देखो भाई 1/√2 इंटू n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर 2√2 √पाई इंटू √पाई ओवर RT ओवर पाई m, ठीक है। ये हो गया। तो देखो √2 से तो √2 मरा, ठीक है। और देखो एक √पाई से अंदर वाला √पाई मरा, क्या बचा, Z11 इज इक्वल टू 2 n स्क्वायर n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब ये √पाई अंदर लिख सकते हैं कि भाई ये भी ब्रैकेट ये भी अंदर ब्रैकेट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या,
पाई आर टी ओवर एम। समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई किसके लिए? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। इसको इक्वेशन कह दो आप 4। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? आपकी जो रेट है, ठीक है, आपकी जो रेट है वो किसके इक्वल होगी? इसको वैल्यू पुट करो, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या आ रही है? जेड की वैल्यू आ रही है 2 एन स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अंडररूट पाई आर टी और एम, ठीक है, इनटू ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। इसको आप इक्वेशन कर दो 5। इसको इक्वेशन कर दो 5, ठीक है। अब क्या करो आप? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5 को कंपेयर करो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5, दोनों कंपेयर किया तो रेट कैंसिल हो जाएगा क्या? दोनों तरफ रेट है, लेफ्ट साइड में रेट से रेट कैंसिल क्या आएगा? k इज इक्वल टू क्या रहा है? 2 एन स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रूट पाई आर टी और एम डॉट ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी, येलो बाई। ये आपका आ गया रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। ये इक्वेशन किसके लिए है? ये ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। आपने आरएनएस इक्वेशन देखी होगी, क्या होती थी? k इज इक्वल टू ए डॉट ई की पावर माइनस का ई बाई आर टी। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं k इज इक्वल टू जेड डॉट ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी लिख सकते हो। वेरी गुड। ये आपकी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग आई है? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी आई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जेड है वो क्या होगा? 2 एन स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी ओवर एम, ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। और यही आपकी क्या हो गई? कोलिजन थ्योरी हो गई, ठीक है भाई। ये आपकी क्या हो गई? कोलिजन थ्योरी हो गई। कर लोगे? दोबारा से समझाऊँ? चलो एक बार इसको रफ कर देता हूँ, फिर दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये अभी क्या हो गई? कोलिजन थ्योरी हो गई। ओके, देखो भाई, हमने क्या देखा? तो कोलिजन थ्योरी है वो बाई मोलिकुलर रिएक्शन पे क्या करती है? डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? बाई मोलिकुलर रिएक्शन के ऊपर। तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन ये ले लिए अपन ने, या तो सेम टाइप के मोलिक्यूल ले लिए या फिर डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल ले लिए। अपने नॉर्मल रेट लो के अकॉर्डिंग रेट लिखी, तो इसके रेट आगे रेट इक्वल टू के ए स्क्वायर और इसके क्या आगे रेट इक्वल टू के ए बी। अब हमने क्या किया? कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लिया, तो आपके पास रेट क्या आ गई? आपके पास रेट आ गई रेट इज इक्वल टू के। इक्वेशन 1। ये तो किसके अकॉर्डिंग आई है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग आई है। अपने को तो किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू
बट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रेट क्या होती है आपकी, रेट होती है वो होती है कोलिजन फ्रिक्वेंसी। रेट इक्वल होती है किसके, कोलिजन फ्रिक्वेंसी, जिसको क्या कहते हो, जेड कहते हो, इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जिसको क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो रेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, कह दिया। इक्वेशन नंबर आ गई 2। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 किया आपने। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ये फिर कह दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर किया। आर से रेट कैंसिल, क्या आ गया के इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ठीक है, के इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। इक्वेशन क्या आ गई 3 आ गई। अब हमने कहा था जो क्यू होता है, क्यू ये क्या होता है, एन स्टार ओवर एन, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है, एन स्टार ओवर एन। ये एन स्टार क्या है एन स्टार क्या है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। और जो एन है आपका वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तभी तो आपको फ्रैक्शन पता लगेगा कि टोटल मॉलिक्यूल कितने थे, उनमें से कितने एक्टिवेटेड हो गए, तभी तो आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगेगा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगेगा। और ये जो इक्वल होता है किसके होता है, ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी के इक्वल होता है, इसको कह दो इक्वेशन 4। अब देखो आप लिखो अकॉर्डिंग टू के टी जी कोलिजन फ्रिक्वेंसी फॉर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज क्या होगी कोलिजन फ्रिक्वेंसी, Z11 इज इक्वल टू 1/√2 एन स्टार का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर पाई रूट आर टी ओवर पाई एम, इसके इक्वल होता है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया, जो √8 था उसको हमने लिख दिया 2√2, ठीक है, और जो पाई था आपका उसको मैंने लिखा √पाई इंटू √पाई। जैसे ही हमने ऐसे किया तो अपने पास वैल्यू आ गई Z11 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू एन स्टार का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर 2√2 √पाई आर टी और पाई एम। अब ये रूट के अंदर पाई है और एक रूट के बाहर पाई है, ठीक है, तो ये दोनों पाई मरे आपके आपस में, ये √2 से ये √2 मरा, क्या बचा Z11 इज इक्वल टू, देखो ये 2 बचा, एक तो 2 एन स्टार का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर और ये √पाई ये अंदर भी, तो ये पाई अंदर चला जाएगा, ये आ जाएगा पाई आर टी ओवर एम। इसको आप इक्वेशन कर दो 5, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5। देखो इक्वेशन 4 से तो अपन क्यों की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में,
और 5 से z की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रूट पाई आर टी और m ए की पावर माइनस का डी ए बाई आर टी। ठीक है भाई। और इसी को अपन ने क्या लिखा था इक्वेशन 6, और इसी को क्या लिखा था, k इज इक्वल टू जेड डॉट ई की पावर माइनस का डी ए बाई आर टी। जो जेड था वो था 2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी और m। ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या है वो लिख लेते हैं। k क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है। n स्टार क्या है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर है। सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर है। आर आपको पता है ही, आर आपको पता है ही, पाई आपको पता है, टी भी आपको पता है। टी क्या है, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है। ई ए क्या है, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है। ओके। और क्या बचा, एम, एम मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास। और जेड चाहो तो लिख सकते हो कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। आप मैंने इसको भी याद रखोगे भाई शॉर्ट में। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी क्या हो गई, कोलिजन थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होती है। क्या होती है, कोलिजन थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को पढ़ने के बाद में एक दी गई मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। क्या दी गई, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। कुछ नहीं हुआ, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई, के इज इक्वल टू पी डॉट जेड डॉट ई की पावर माइनस का ई ए बाई आर टी। ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी गई। ये पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर इसको ओरिएंटेशन फैक्टर कहा जाता है, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। यही आपकी क्या है, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी होती है। ठीक है भाई। तो अभी पढ़ते हैं, इसको तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक। अब आप हेडिंग डाल रहे हो लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी। क्या डाल रहे हो, लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी एंड modified collision theory। Limitations of collision theory and modified collision theory। ठीक है। ओके। तो देखो, सबसे पहला ये जो कोलिजन थ्योरी है ना, ये सिंपल गैसियस मॉलिक्यूल जो वाली जो रिएक्शन होती है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। कोलिजन थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, सिंपल गैसियस मॉलिक्यूल वाली रिएक्शन के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। दूसरा, जो कोलिजन थ्योरी है वो ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर ही क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर कोलिजन थ्योरी को अप्लाई करने के लिए दी गई कंसेप्ट है आपके पास
मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का। किसका कंसेप्ट आया? मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी का। तो सबसे पहला जो आप लिमिटेशंस है वो लिखोगे, इट इज़ एप्लीकेबल टू सिंपल गैसियस रिएक्शन ओनली, इट इज एप्लीकेबल टू सिंपल गैसियस रिएक्शन ओनली। ध्यान रखना किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? ओनली सिंपल गैसियस रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप इसका। हाँ, एक और ध्यान रखना, एक तो हम कोलिजन थ्योरी से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो हम कोलिजन थ्योरी से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंटली रेट कांस्टेंट कैलकुलेट किया, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? डिफरेंट आ गई। दोनों की वैल्यू क्या आ गई? डिफरेंट आ गई। फॉर सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ के, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ के फ्रॉम कोलिजन थ्योरी आर डिफरेंट। दोनों क्या थी? डिफरेंट थी। तो आप लिखना, फॉर सम रिएक्शन the value of k calculated by experiments is differ from k calculated by कोलिजन थ्योरी। ठीक है भाई, के कैलकुलेटेड बाई कोलिजन थ्योरी। तो हमने क्या कहा कि आप एक तो एक्सपेरिमेंट से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो और एक कोलिजन थ्योरी से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो। कुछ रिएक्शंस के लिए दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। तो यहाँ भी ये कोलिजन थ्योरी आपकी थोड़ी सी फेल होती है। तीसरा मैंने क्या कहा था? एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आप लिखो, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, it is applicable only for simple elementary reaction. It is not applicable for complex reaction. अगला पॉइंट लिखो आप। अगला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनके लिए क्या दी गई है? मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो लिखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन modified collision theory is produced, which is k is equal to p dot z dot e की पावर माइनस का ई ए ओवर आर टी। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। इसको क्या बोलते हो? यही है आपकी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है। यही क्या आपकी मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है। ठीक है, जो पी है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। क्या बोलते हो? ओरिएंटेशन फैक्टर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं?
डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपकी ये जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या होती है, ख़त्म होती है। इसके बाद में अपन लास्ट थ्योरी पढ़ते हैं, किसकी थ्योरी, जो रिएक्शन रेट की। ठीक है। तो आप अच्छे से समझ लेना भाई इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना। देखो भाई, लास्ट थ्योरी है जो 3rd नंबर की है, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्या है, इजी है। ठीक है। देखो भाई, उसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है। एक बार अपने इसके अदर नेम देख लेते हैं। अदर नेम फिर समझा देता हूँ आपको, मैं सब कुछ समझा देता हूँ। ठीक है। अदर नेम फर्स्ट, इसका पहला तो नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसको आप ACT कहते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ACT। दूसरा इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी। और इसको एक और नाम से कहा जाता है आयरिंग थ्योरी। क्या कहते हैं इसको, आयरिंग थ्योरी। समझना, बस ये नाम याद रख लेना तो आपको काम हो जाएगा। ये तो बहुत ही, उससे भी ईजी है ये तो। ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोलती है ACT, क्या बोलती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, और उस इंटरमीडिएट स्टेट को क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो एनर्जी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी। तो अगला पॉइंट ये कहा जाता है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की हाफ लाइफ से क्या होती है, कम होती है। मतलब वो हाईली अनस्टेबल होता है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ध्यान रखना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल होता है। एक पॉइंट और है इसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है। फिर लास्ट में ये कहा जाता है कि जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। देखो समझना, आपके पास एक रिएक्शन है A+B, जनरली आप क्या करते हो, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये जो रिएक्शन है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले, ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ठीक है। ये क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और इसको क्या कह सकते हो आप, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में। ठीक है भाई। यहाँ तो फिर हमने क्या कहा था कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, हेडिंग तो डालोगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अदर नेम लिखोगे और साइड में इस रिएक्शन को लिख लेना।
साइड में क्या लिख लेना, इस रिएक्शन को लिख लेना। ये आपको क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं। और उस इंटरमीडिएट स्टेट को क्या कहते हैं, आइदर ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाता है। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये रिएक्टेंट के साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बीच में रहता है। ठीक है भाई, ओके। आगे देखो, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इसकी एनर्जी हाई होती है, इसकी वजह से ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो हाफ लाइफ है, ये दोनों की हाफ लाइफ से क्या होती है, कम होती है, और एनर्जी दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लास्ट में डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है। अब इसकी जो रेट है, किसकी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसकी कंसंट्रेशन पे, और इसके डिकम्पोज होने की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहले हम इसके क्या लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। तो मैंने क्या कहा, कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाते हैं, जैसे हम ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपन कहते हैं। ठीक है, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, before the reacting molecule, before the reacting molecules, before the reacting molecules, before the reacting molecules change into product, change into product, change into product, change into product, they form intermediates, they form intermediate, they form intermediate state called transition state, called transition state और activated complex। ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट समझाए थे उन्हीं पॉइंट्स को मैं लैंग्वेज के रूप में लिखवा रहा हूँ। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका, देयर इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। या फिर पहले लिख लेते हैं अपन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी ऑफ, पहले आप ये रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, अब ये रिएक्शन लिख लो, A + B विल गिव AB, इस हैज लगा लेना, मतलब इसका मतलब एक्टिवेटेड, और ये K, और ये डिकम्पोज का प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना। ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम है AC। ओके, आगे देखो। ठीक है, अब हमने दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, जो एनर्जी होती है किसकी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, लिख रहा हूँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is very high, is very high than energy of reactant and product। जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है,
हाफ लाइफ ऑफ क्या लिखोगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हाफ लाइफ ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज वेरी शॉर्ट देन half life of reactant and product और देखो, there is a dynamic equilibrium, there is a dynamic equilibrium exists between activated complex and reacting molecules और देखो लास्ट में कह सकते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट, activated complex can decompose into product, ठीक है। और देख लो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स is highly unstable due to high energy। अब चौथा, आप एक फोटो बना लेना यहाँ पे, इन स्टेटमेंट्स के नीचे एक फोटो बना लेना आप। ये लो, ठीक है, कर लोगे। खुश, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपका क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये क्या है, प्रोडक्ट है आपका। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या बनाते हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और इसको क्या कह सकते हो आप, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम इसको कह सकते हैं। ठीक है भाई, आया समझ में? ठीक, ओके। हमने कहा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसकी जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हाफ लाइफ से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्टेंट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ध्यान रखना, मैंने इक्विलिब्रियम का साइन दिखाया यहाँ पे। किसका साइन दिखाया, ये लो, ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन में दिखाया है, ठीक है। और लास्ट में क्या कि ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये कैन डिकम्पोज एंड गिव प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट दे देता है। एक पॉइंट और लिख लो, अकॉर्डिंग टू ACT रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो रेट डिपेंड्स अपॉन
फर्स्ट concentration of activated molecule, ठीक है, और दूसरा decomposition frequency of activated complex of activated complex, ठीक है। अब अपन इसके डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई। दूसरे नाम ध्यान रखना इसके, कुछ नहीं है, देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, वेरी सिंपल रिएक्शन। देखो कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, हेडिंग डालो आप तो, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बाय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, शॉर्ट में लिख लेना भाई, आप पूरा नाम लिख लेना, ठीक है, आप पूरा नाम लिख लेना, ठीक है भाई। चलो देखो, आपके पास एक रिएक्शन है, A प्लस गिव विल गिव B अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो, जो आपकी रेट होती है वो क्या होगी, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, इक्वेशन 1। बट अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रेट इज इक्वल टू किस किस के इक्वल होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ये आप लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, आगे ये रिएक्शन लिख लेना, ठीक है, आगे ये रिएक्शन लिख लेना, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू decomposition frequency of activated complex, decomposition frequency of activated complex, ठीक है भाई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AB, यही तो है, इसको आप ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ये कंसंट्रेशन होगी, इनटू न्यू वाइब्रेशनल, इसको कहोगे इक्वेशन 2, कहोगे इसको इक्वेशन 2, ठीक। अब देखो, एज वी नो क्या इक्विलिब्रियम निकालोगे आप इस रिएक्शन के लिए, तो क्या निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ से आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन निकालोगे, ठीक है, देख रहा हूँ ना मैं, शक्ल देख रही है ना, देख लो, ठीक है, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप निकालोगे तो क्या करोगे, के इक्विलिब्रियम इनटू A इंटू B, इक्विलिब्रियम इनटू A इंटू B, इसको कहते हैं इक्वेशन 3, ठीक। एंड एज वी नो, फिर से लिखो, एज वी नो, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, क्या E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। अब अपन यहाँ पे ओनली वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं, कौन सी, वाइब्रेशनल एनर्जी की, ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी की बात नहीं करते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हो, तो इसको आप क्या कहोगे, न्यू वाइब्रेशनल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, न्यू वाइब्रेशनल,
ठीक है, इज इक्वल टू होता है ये के बी टी ओवर एच, सॉरी के बी टी के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, के बी टी के इक्वल ये होता है। ठीक है, एच न्यू वाइब्रेशन इज इक्वल टू के बी टी। ये के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको न्यू वाइब्रेशन निकालना है, न्यू वाइब्रेशन अगर आपको निकालना है तो एच कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, के बी टी ओवर एच। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये होगा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2, 3 एंड 4 से फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 तीनों को मिलाया तो क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू के बी टी ओवर एच। ये आ गया इक्वेशन, इसको कहते हो आप 5। अब इक्वेशन 1 एंड 5 को कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5, दोनों कंपेयर करोगे तो रेट से रेट कट जाएगा, क्या आएगा, के ए बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम ए बी के बी टी ओवर एच। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी से कट गया, क्या आया, के इक्वल टू के इक्विलिब्रियम के बी टी ओवर एच। ये देखो भाई, ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहोगे इक्वेशन 6, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब अपने को ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एज वी नो, थोड़ा सा लंबा है, एज वी नो आपने पढ़ रखे होगे इक्वेशन, डेल जी इज इक्वल टू डेल डी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये पढ़ रखी है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम डेल जी इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ पे 0 पुट करोगे आप, अपने इक्विलिब्रियम की तो बात करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए तो क्या आएगा, डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब आपको डेल जी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, तो ये इक्वल टू के उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब आपको देखो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको एल एन के इक्विलिब्रियम को एक साथ ले लो, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू निकालोगे तो ये माइनस का डेल जी नॉट ओवर आर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अब इसका क्या एल एन हटाना है तो क्या लोगे, एन टी एल एन, टेकिंग एन टी एल एन, तो क्या कहोगे, इसका तो एल एन हट जाएगा और ये किस में चला जाएगा, ई की पावर में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ई की पावर में। तो क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर, विल साइन जाएगा, माइनस का डेल जी नॉट ओवर आर टी। ठीक है भाई, ये लो, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन इसको कह दो आप 7। आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 क्या आएगा, के इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच डॉट ई की पावर माइनस का डेल जी नॉट ओवर आर टी। आया समझ में, एक और देख लो, क्योंकि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस का टी डेल एच, गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन है, किसकी है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन है ये। ठीक है, अब नोट लगा हुआ तो नोट लगा तो डेल जी नॉट डेल एच नॉट टी डेल एच नॉट, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या आएगा, के इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच डॉट ई की पावर माइनस का क्या लिखोगे, डेल एच नॉट माइनस का टी डेल एच नॉट ओवर आर टी।
जब आपने इसको खोल के लिखा तो आपके पास आ गया KBT ओवर H, ठीक है, डॉट ई की पावर माइनस का डेल्टा H नोट ओवर RT डॉट ई की पावर प्लस का T डेल्टा S नोट, T डेल्टा S नोट ओवर RT। तो देखो T से तो T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू KBT ओवर H डॉट ई की पावर माइनस का डेल्टा H नोट ओवर RT डॉट ई की पावर डेल्टा S नोट ओवर R, ठीक है। एक इक्वेशन तो इसकी आ गई ये वाली, और आप, ठीक है, ठीक है। KB इंटू R ये होता है N, ये होता है, सॉरी KB इक्वल होता है R बाई N, ध्यान रखना। जो KB होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है R बाई N, ये गैस कांस्टेंट, ये एवोगैड्रो नंबर, ये गैस कांस्टेंट, ये एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि KB इक्वल टू क्या होता है R बाई N होता है, इसलिए K इज इक्वल टू RT ओवर NH ई की पावर इसका डेल्टा H नोट ओवर RT डॉट ई की पावर डेल्टा S नोट ओवर R। ये आ गई भाई आपकी फाइनल इक्वेशन। क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या है फटाफट में लिख देता हूँ। के भी तो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक। के क्या है, रेट कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। एवोगैड्रो क्या है, एच क्या है, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। एन ए क्या है, ये सारे कांस्टेंट ही हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। डेल्टा एच नोट क्या है, डेल्टा एच नोट क्या है, चेंज इन स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, नोट का मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी। और डेल्टा एस नोट क्या है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। अब एक बार क्या करो, आप इसको पोज करो और उतार लो, फिर मैं फटाफट इसको दोबारा से 1 मिनट में समझा देता हूँ, ठीक। चलो उतार लो, एक, ओके, वेरी गुड, जल्दी से देख लो भाई। अब मैं शॉर्टली बताने जा रहा हूँ आपको इसको, ठीक है। 2 मिनट में हम इसको देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं इसको फटाफट से, बस 5 मिनट और फिर आपका इंतज़ार ख़त्म, ठीक है। देखो आपके पास एक रिएक्शन है ए बी विल गिव बी, ठीक है। इसके लिए आपने रेट लिखी, क्या आ गई, के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्वेशन कह दिया 1, बट अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपने क्या किया, रेट लिखना चाहिए अपने, तो आपके पास जो रेट आई वो क्या आई, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू
डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये आ गई। इसको इक्वेशन 2 कर दिया। ये क्या है? डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी। क्या है? डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अपने को पता है जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है, वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक, ये आपका क्या इक्विलिब्रियम है। तो अपने को यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इस रिएक्शन के लिए। तो क्या लिखोगे? ए बी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ से क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो क्या करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ ए जिसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हो, क्या आएगा? क्या इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक, इक्वेशन कर दो इसको 3 एंड ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। तो वाइब्रेशन की बात करें तो न्यू वाइब्रेशन लिख दोगे। और ये किसके इक्वल होता है? के बी टी के। के बी टी आप चाहो तो के टी भी लिखा होता है। ठीक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है इसलिए मैंने बी लिख दिया। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है इसलिए बी लिख दिया। यहाँ से आपको न्यू वाइब्रेशन की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? न्यू वाइब्रेशन की आपको वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे? इस एच को डिवाइड में लगा दोगे, के बी टी ओवर एच। इक्वेशन ये 4 हो गई। अब 3 एंड 4 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। जल्दी से देखते हो क्या किया आपने। जैसे ही पुट किया, रेट इज इक्वल टू आपके पास आ गया। रेट इज इक्वल टू आ गया के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू के बी टी ओवर एच। इसको इक्वेशन कह दिया अपन ने 5। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 5। दोनों को कंपेयर किया। तो रेट से तो रेट कैंसिल, लेफ्ट वाला इधर राइट वाला उधर। क्या आ गया? के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू के बी टी ओवर एच। ए से बी मरे। ठीक है, क्या आ गया? के इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम के बी टी ओवर एच। इक्वेशन इसको 6 कह दिया। अब ध्यान रखना, अपने को क्या करना है? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करनी है। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फाइंड करनी है। उसको कहाँ से करोगे? डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? डेल जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसलिए डेल जी नोट यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आ गया। अब आपने यहाँ से एल एन के इक्विलिब्रियम वैल्यू फाइंड की तो क्या आ गया? माइनस का डेल जी नोट ओवर आर टी आ गया। अब अपने को तो इस एल एन को हटाना है। तो क्या करते हैं? एंटी एल एन लेते हैं इसका। क्या करते हैं? एंटी एल एन का अपन लेते हैं। ठीक है, तो इसका तो एल एन हट जाएगा और ये किसमें चला जाएगा? ई की पावर में चला जाएगा विद साइन। तो आपके पास आ गया के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस का डेल जी नोट ओवर आर टी। इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 क्या किया आपने? के इज इक्वल टू के बी टी ओवर एच डॉट ई की पावर माइनस का डेल जी नोट ओवर आर टी। यही आया, वेरी गुड। इसको इक्वेशन कह दिया आपने 8। कहते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एज वी नो फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस का टी डेल एस। तो नोट लगा हुआ है तो अपने भी क्या लगा दिया? नोट लगा दिया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो क्या आ गया? के इज इक्वल टू के वी टी ओवर एच डॉट ई की पावर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, डेल्टा एच नोट ओवर आर टी डॉट ई की पावर डेल्टा एच नोट ओवर आर। वैल्यू को पुट किया तो डेल्टा एच नोट ओवर आर टी माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, टी से टी कैंसिल, डेल एच नोट ओवर आर। ठीक है, क्योंकि जो के बी होता है
वो R/Na होता है, गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर, वो क्या होता है Kv होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, K इज इक्वल टू RT/NaH डॉट e की पावर माइनस का डेल्टा S नॉट RT डॉट e की पावर डेल्टा S नॉट ओवर R। ये आपकी क्या हो गई, क्या हो गई आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर है ये भी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है भाई, तो देखो साइड में देता हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से देखोगे और फिर से इसकी ट्राई करोगे। ठीक है।